नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चौथा चैप्टर रासायनिक बंध में रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने अभी तक तत्वों की परमाणु क्रमांक, 20 तत्वों के नाम, उनके आगे के तत्वों से ऊपर वाले तत्वों के नामकरण किस तरह से किए जाते हैं, उनके प्रतीक क्या होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन किस तरह से उनमें भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लास्ट में संयोजकता अपन ने पढ़ ली थी। संयोजकता में अपन ने देखा कि सामान्यतः कोई भी परमाणु है वो उदासीन अवस्था में होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले ये जैसे सोडियम परमाणु, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन हो गए और बाहर की तरफ क्या हो गए, ये के एल और ये 3 कक्षाएं होती हैं एम। ये सोडियम है 11 नंबर का, के एल एम, 2 इसमें होते हैं, 8 इसमें होता है, 1 इसमें होता है। ठीक है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें होते हैं और एम में होता है 1। ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन है जो मैंने गोले में दर्शा दिए हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कोष में के में 2, एल में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 11 प्रोटॉन है, 11 ही न्यूट्रॉन है। तो ये एन ने लिखा अपन ने, प्रोटॉन कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। ये प्लस को ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन प्लस को बताता है। कुल मिला के आवेश उस पे क्या हुआ 0, जितना प्लस उतना ही, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। तो कुल मिला के अपन क्या कहें कि परिणामी आवेश कितना हो गया, उदासीन, यानी 0। स्थिति क्या होगी, उदासीन। लेकिन अगर जैसे अपन ने देखा कि 18वां वर्ग जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, 2 10 18 36 54 और 86, ये जो नंबर होते हैं 18वां वर्ग अपन आवर्त में देखते हैं, इनको कहा जाता है उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाले तत्व। उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाले तत्व, या कहा जाता है अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व, क्रिय तत्व या परमाणु, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अंतिम कोश इनका देखा जाए तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी अन्य में आप देखो तो अंतिम कोश जो चल रहा होता है, चाहे एल चल रहा हो, एम चल रहा हो, एन चल रहा हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। यानी कहें कि अष्टक नियम का पालन करते हैं, अष्टक पूरा भरा होता है और इस स्थिति में ये स्थायी होते हैं, न किसी से इलेक्ट्रॉन देते हैं न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी संयोजकता 0 होती है। इसीलिए कहा जाता है अक्रिय तत्व। इसीलिए इनका जो मंडलीक की आवर्त सारणी में जगह नहीं थी, बाद में पता लगा, काफी टाइम बाद में पता लगा कि ऐसे तत्व भी हैं, क्योंकि प्रकृति में क्रियाशील नहीं है, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो इनकी तरह होने की, यानी इनका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट माना जाता है, सबसे अच्छा विन्यास माना जाता है। तो ये भी इसके आसपास वाले, इससे पहले वाले, इससे आगे वाले को क्या कोशिश करते हैं कि बिल्कुल इसकी तरह विन्यास हो। तो ये 10 नंबर का है, सोडियम 11 नंबर का है, तो ये भी कोशिश करेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूं। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो प्रोटॉन तो कितने रहे 11, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, यानी ज्यादा किसकी संख्या होगी, प्लस वाला 1 ज्यादा हो गया। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, Na+, क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे अपन, ठीक है। और इसी तरह से परिस्थिति क्या होगी, बनेगा क्या, धनावेशित या धनायन। क्या बना, परिणाम क्या रहा कि ये धनायन बन गया। इसी तरह से अपन बात करें मैग्नीशियम की, जो 12 नंबर का होता है, तो 2 8 2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ कितने हो जाते हैं 2। नाभिक में कितने हो जाते हैं प्रोटॉन 12, कितने प्रोटॉन हो जाते हैं। तो ये जैसे मैग्नीशियम है 12 नंबर का, प्रोटॉन होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, परिणाम आवेश क्या हो गया, उदासीन। ये सामान्य स्थिति इसकी होती है। लेकिन क्योंकि ये भी नियोन की तरह कोशिश करेगा, नियोन जो 10 नंबर का है, जो कि अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय तत्व है, उत्कृष्ट गैसीय विन्यास वाला है, तो ये भी क्या करेगा, उसकी तरह 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 12, इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए तो कितने हो गए 10,
तो ज्यादा कौन हो गया? प्लस वाला। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो इस परिणाम क्या हुआ? क्या बन गया? धनायन। +2 आवेश वाला क्या बन गया? धनायन। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। परमाणु होते हैं वो पहले उदासीन होते हैं, लेकिन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना देना या पार्टनरशिप, इस तरह की बातें आप अपन ने पढ़ी हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या बन रहे हैं? धनायन। तो धनायन भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणायन भी बनते हैं। तो अब आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे आयन। आज अपना टॉपिक क्या रहेगा? आयन। और आयन 2 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे पहला है धनायन। धनायन क्या होगा? किसी विलगित गैस उदासीन गैस से किसी विलगित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर धनायन बनता है। तो ये बात लिख दें, किसी उदासीन विलगित उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्यों? क्योंकि जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इस पर ऋणावेश है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जो कि एक धनावेशित कण है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का पूरा धनावेश एक ही जगह इकट्ठा होता है, और वो जगह होती है नाभिक। और वहां से फिर वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, इस यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब खींचने की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है उनकी दूरी पर। नजदीक वाले को वो ज्यादा खींच लेता है, तो प्रबल आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। थोड़े से अगले कोश वाले हैं, दूर हैं थोड़े से, तो इन पे थोड़ा आकर्षण बल कम लगता है। सबसे लास्ट वाला सबसे कम आकर्षण बल से बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉनों द्वारा खींचा जा रहा है? 11 प्रोटॉनों द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन द्वारा, यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन है वो उसको सब खींचते हैं। 11 प्रोटॉन है तो 11 का बल लग रहा है। ठीक है, तो अगर इसको निकालना है तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ से जो बल है उससे ज्यादा ऊर्जा अगर अपन दे तो ये वहां से छोड़ के आएगा। जितना नाभिक से दूर होगा उतनी ऊर्जा कम लगेगी। अगर अपने को बिल्कुल नाभिक के पास वाला या छोटा परमाणु है उससे अगर अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। और ये जो ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, उसे कहा जाता है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो इसको लिख देते हैं, उदासीन परमाणु से के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है सोडियम। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और हो गया। अब देखो होगा क्या, जितने ऊर्जा इस पहले इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी, यहाँ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 12। मैग्नीशियम होते ही प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12। तो अब पहले एक इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आकर्षण बल लग रहा है? 12 प्रोटॉनों का आकर्षण बल लग रहा है। तो अब अपन मैग्नीशियम में पहले को खींचते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। उसे कहा जाता है प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन एंथैल्पी। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो स्थिति बदल जाती है। पहले 12 प्रोटॉन मिलकर 12 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे,
एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही 12 प्रोटॉन कितने को खींचेंगे, 11 इलेक्ट्रॉनों को। तो 11 इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेंगे तो आकर्षण बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर या कहीं प्रभावी नाभिकीय आवेश हर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरे से भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 13 इलेक्ट्रॉन पहले 13 प्रोटॉन पहले 13 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे, फिर 13 प्रोटॉन 12 को खींचते हैं, फिर 13 प्रोटॉन 11 को खींचते हैं। तो हर बार नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और हर बार अपने को इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है। तो ऐसा करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है, जैसे आप कहें उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा प्रथम आयनन विभव कहलाता है, प्रथम आयनन विभव कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा द्वितीय आयनन विभव कहलाता है, द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रथम आयनन विभव, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो द्वितीय आयनन विभव। और अपने को पता है कि पहले प्रथम आयनन विभव का मान कम होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तीसरा निकालेंगे तो और भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अपन लिख सकते हैं आयनन विभव का बढ़ता क्रम क्या होगा, प्रथम आयनन विभव द्वितीय आयनन विभव तृतीय आयनन विभव। ये यानी प्रथम से ज्यादा होगा द्वितीय, उससे ज्यादा तृतीय। कूलम ये बता रहा है कि ये बढ़ते क्रम में है, ये सबसे कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। यानी जितने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितना नाभिक के नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ही अपने को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। जैसे अपन सोडियम की बात कर रहे थे या इसकी मैग्नीशियम की कर लेते हैं, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गए, ये निकल गया, फिर दूसरा एक और ऊर्जा दी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो अब इसका आकार देखिए, ये m जो फोर्स चल रहा था वो उसमें खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसका आकार छोटा हो गया। और साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 12 है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल भी बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर भी सिकुड़ जाएगा, तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। सोडियम में भी यही होगा, सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन वो निकलते ही m कोश वो हट जाएगा, तो 1 कोश हट जाता है, साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। इस वजह से धन आयन का आकार क्या हो जाता है, अपने संगत परमाणु से छोटा हो जाता है। इस बात को अपन लिखेंगे धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। ये बात अपन बता देंगे। तो ये इस तरह बनता है धनायन, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो मैंने बताया, उसी तरह से उसमें करना है।